Hello everyone, my name is Farid Srivastava. I'm a part of Team Inmo. And अगर आप मुझे देख सकते हैं and if you're able to hear me clearly, please give me a hi so that we can start with the live show. Is there anyone here around? I'm just waiting for one or two highs. Okay. So just one or two highs so that I can just start with the yes. I can see someone is there. If you can get just one high, and if I'm completely audible, then we'll start with the live show. Yes, Mahima ji. Mahima ji, am I audible? Okay, I hope so I am. Okay. Yes, two more people. So we'll just start with it. So बहुत खास दिन है आज का, इनफैक्ट कल का भी. कल है 8th मार्च विच इज़ वुमेंस डे. एंड वुमेंस डे इनमो के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है. एक तो इसलिए क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं. दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कि इनमो वुमेंस डे पर ही स्टार्ट हुआ था. तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन को, इस खूबसूरत मौके को सेलिब्रेट करने के लिए आपके समक्ष कुछ ऐसी लेडीज़ को लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बहुत ऑसम किया हो. सो क्या होता है, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमने नॉर्मल देखी है कि लोगों को एक चीज़ कई बार प्रॉब्लमेटिक लगती है कि हाउ डू दे चेंज देयर प्रोफेशन. कुछ पैशन होता है, कई बार मन करता है, बट यू आर नॉट एबल टू. तो इसी कंटेक्स्ट में आज हम हमारे साथ लेकर आए हैं दोयल बोस पांडे को, जो कि एक जानी मानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं. एंड इनके साथ हैं हमारी अपनी फाउंडर कोमल करे जोशी. शी इज गोइंग टू आस्क हर सम क्वेश्चंस एंड नो मोर अबाउट इट. सो आई एम जस्ट टर्निंग द कैमरा टुवर्ड्स देम. हाय फ्रेंड्स. सो हेलो दोयल. सो दोयल, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. Happy Women's Day to you too. And happy Women's Day to all of you for watching us live. So दोयल, आप इंदौर इनफर्टिलिटी क्लिनिक में काम करती हैं एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट. सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन फॉर आवर व्यूअर्स कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते क्या हैं? बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं तो जब एक IVF साइकिल होता है किसी पेशेंट का, तो उनको जो डॉक्टर होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो उन्हें ट्रीट करते हैं, वो उनके बॉडी में से IVF साइकिल के दौरान एक प्रोसीजर होता है ओवम पिकअप. उसमें उनकी बॉडी में से फॉलिकुलर फ्लूइड के साथ एग्स या ओसाइट्स निकालते हैं. तो ये काम जो है डॉक्टर गजेंद्र तोमर करते हैं. ये उनका ही क्लिनिक है और हम लोग उनका एम्ब्रियोलॉजी लैब संभालते हैं. तो जब ये फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट होकर ट्यूब्स में आता है, ट्यूब्स एम्ब्रियोलॉजी लैब में हमारे पास आ जाती है और लैब में हम उन ट्यूब्स में से ओसाइट्स या जो फॉलिकल्स हैं उनको निकालते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और सही टाइम पे और सही प्रोसीजर से, यानी ईदर IVF और ICSI, हम उसे फर्टिलाइज करते हैं. फिर पेट्री डिशेस में रख के इंक्यूबेट करते हैं और 3 to 5 डेज के बाद हम यूट्रस के अंदर एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसे फ्रीज कर लेते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स जो ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है, वो IVF लैब में होता है. और यू नो एम्ब्रियोलॉजी विल इन्वॉल्व एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू डू विद एग्स एंड स्पर्म्स व्हिच आर प्रोसेस्ड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंक्लूडिंग इवन एम्ब्रियो बायोप्सी, जिसमें आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह को रूल आउट करने के लिए आप उनकी बायोप्सी करते हैं और उसके टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे आप उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं. So yes, we are the first ones to, you know, we are caretakers of your would-be babies, आप कह सकते हो. That's wonderful. So Doyle, tell me one thing. This is like so different from engineering. Like आप एक qualified engineer हो into your software field, and like how come like from a software product developer रह चुके हो और आपने ये sudden switch कैसे किया, like from being an engineer to being an embryologist? How you did that? Well, I think किया नहीं हो गया, I should say. Okay. But okay, this is one of the most fascinating stories of my life. जो Yes, कोई we would मिलता love to है, hear. जो कोई मिलता है मुझे यही क्वेश्चन, I guess I can keep this live with me ताकि फ्यूचर में मैं सबको ये सुना सकूं. Okay, so I did my engineering from National Institute of Technology, NIT, जिसे हमारे टाइम पे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहते थे, REC सूरत. वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी और then I joined an MNC in इंदौर.
थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट एक सॉफ्टवेयर डेवलप की तरह मैंने ज्वाइन किया था। करीब करीब 12 साल मैंने 11 years आई थिंक ओवरऑल मैंने एज अ प्रोडक्ट आर्किटेक्ट काम किया इस कंपनी में एंड आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। बट उसी दौरान आई सफर फ्रॉम मुझे कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आई सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी एंड आफ्टर सम ट्रीटमेंट माय एल्डर वन ही वाज बोर्न इन 2010। जब वो पैदा हुआ था तब मेरे यहाँ पे फैमिली सपोर्ट कोई नहीं था, लाइक माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज, नो वन वाज आउट हियर। सो यस, जस्ट मैं और मेरे हस्बैंड। तो इट वाज very difficult decision, but we decided that I quit my job at that time because I wanted to be a full-time mother taking care of my child. I did not have anybody at home, so I decided back then कि मैं break लूँगी। और around 2.5 years I was stay-at-home mom completely. I learned a lot during that process. मैंने देखा कि दिन के छोटे-छोटे काम किस तरह पूरा दिन occupy कर लेते हैं। So उसी दौरान I developed some issues, gynec issues, and I consulted Dr. Gajendra Tomar as a doctor. मैंने patient थी मैं उनकी, and during the course of treatment he came to know about my IT background and that I might have some available time in my hands. So he asked whether I could make a website for him because digital presence नहीं था उनकी clinic का. That is how I got associated with Dr. Preeti Tomar, his wife, and Dr. Gajendra Tomar, and eventually they had an opening in the clinic for a part-time opening where they needed somebody to oversee operations and management of the clinic, and I had that amount of time तो मैंने उनको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो उनके एम्ब्रियोलॉजी लैब में ओपनिंग्स आई, जो लोग उनका एम्ब्रियोलॉजी लैब संभालते थे वो लोग रिजाइन किए। तो उस वक्त आई डोंट नो इफ प्रीति रिमेंबर्स दिस, लेकिन ये एग्जैक्टली हुआ था जब फेयरवेल पार्टी थी उन एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स की, और हम लोग बीइंग अ क्लिनिक मैनेजर एंड हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब एम्ब्रियोलॉजी लैब कौन संभालेगा, क्योंकि इट इज लाइक अ बैकबोन ऑफ एन IVF सेंटर। तो किसे हायर करेंगे, क्या करेंगे? तो बातों बातों में प्रीति ने मेंशन किया था कि इससे अच्छा तो तुम ट्रेन हो जाती है एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, यू कैन डू इट ऐसा। एंड बोथ ऑफ देम वर वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल बी एबल टू डू इट। मैंने तो बस मुझे तो पता भी नहीं था कि व्हाट एम आई गेटिंग इनटू, क्योंकि डरूं क्या, मुझे पता ही नहीं। या इट वाज कंप्लीटली न्यू फॉर मी। IVF लैब वाज ऑलवेज अ क्लोज्ड डोर। आई डिडंट इवन नो कि क्या स्किल सेट चाहिए रहेगा अंदर जाके, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बस इतना पूछा कि am I even qualified to do it? तो मुझे उन्होंने समझाया कि you need to have a masters in life sciences, तो BSc और MSc करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने उस वक्त at that time बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। I just took a leap of faith and I dived into it. मैंने सोचा कि it's something which was very interesting और मुझे इच्छा थी करने की। So I applied for a long distance BSc the very next week, and they started, they invested in my training, and हम लोग, मैं और मेरे साथ एक और co-embryologist हैं, हम लोग ने दोनों साथ में मिलकर ही ट्रेनिंग स्टार्ट किया, and that is how I came into this field, and फिर ढेर सारी पढ़ाई 12th स्टैंडर्ड की सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज, नेशनल फैकल्टीज को हमने इनवाइट किया अपने सेंटर में, मेनी पीपल ट्रेन्ड एज। तो ऐसे ही ये जर्नी शुरू हुई। अमेजिंग अमेजिंग लाइक बहुत ही आई कैन आई कैन ट्रस्ट दिस बिकॉज एक बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग, लाइक हाउ डिड यू मैनेज? वेल एज आई सेड, बिल्कुल करियर स्विच था आपका। डर तो लगा था शुरुआत में। आई थिंक बट सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें पढ़ाई मुश्किल नहीं थी, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल था ये डिसीजन कि अपने हाईली फ्रूटफुल IT करियर जिसमें मैं एक अच्छे लेवल पे काम करती थी, उसको छोड़ के एट द एज ऑफ 36 एक नया फ्रॉम स्क्रैच एक ऐसी फील्ड में घुसूं और ऊपर से साथ में पढ़ाई भी करूं। तो दैट वाज समथिंग, मतलब मुझे पढ़ाई से ज्यादा डर इस डिसीजन का लग रहा था कि वेदर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। बट जैसा कहते हैं ना, sometimes you just have to take a leap of faith. The best part about this was मैं दोपहर के 2 बजे घर जाना चाहती थी because my kids were young. उस वक्त तक मेरे in-laws और मेरे parents आ गए थे इंदौर। So that was one of the reasons कि मैंने ये decision लेना, I could take the decision. उनकी presence थी यहाँ पे, मुझे पता था कि मेरे बच्चे So in-laws were a big help. Yes.
My parents and my in-laws parents both as both well. of them. My mother-in-law, my mother, everybody like मेरे तब तक मेरे 2 बच्चे थे तो it was very difficult. एंड साथ में विदाउट फेल एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की लाइफ में बहुत सारा दोपहर 2 बजे हर एम्ब्रियोलॉजिस्ट घर नहीं जा सकता है. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डन इन द लेट इवनिंग्स, इन द अर्ली मॉर्निंग्स, संडेज, वीकेंड्स हो, नेशनल हॉलीडे हो, बहुत सारे चीज होता है जो करना पड़ता है. यस बट मेरे लिए द ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम वाज माय को एम्ब्रियोलॉजिस्ट. हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग शुरू की थी. हिज नेम इज हेमंत देशमुख. वो सिंगल हैंडेडली ये सारी लेट इवनिंग्स, मॉर्निंग्स और सारा जो एक मेटिकुलसली टू द टी टू द परफेक्शन ये काम करते हैं विदाउट कंप्लेनिंग. और सारी ग्लैमरस चीजें ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हम दोनों साथ में करने के लिए छोड़ देते हैं और बाकी चीजें वो अकेले. यस एक्चुअली सच बोलो तो यस बिना उसके मैं कह नहीं सकती आई एम अशेम्ड कि मैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट को कहने में बहुत बड़ा हाथ उनका है. So yes, that is how I transitioned and it helped me at work. That's nice. And मुझे पता चला कि आपका जो second child था, which was like only just 4 months old when you decided to learn embryology. So घर पे कैसे manage किया with 2 young kids? अरे बहुत अच्छी. He was exclusively breastfeeding. I think that's the question everyone would like to ask. मैंने उनके भी आपको पूछा है. So he was actually just exclusively breastfeeding. 4 months का था तभी मैं क्लिनिक आती थी just 2 hours के लिए, 2 hours including the commute time, ताकि मैं घर पे जाके उसे वापस फीड करा सकूं. तो BRT Yes, every 2 hours you have to be at home and then again at your work. तो just मैं 2 hours के लिए ही आती थी. लैब में उस वक्त ट्रांजिशन फेज था, कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी जिसके लिए मेरा आना जरूरी रहता था. तो मैं जस्ट 2 hours के लिए आती थी और BRTs की लेन तक खुली रहती थी आज. तो मैं उसमें ड्राइव करके जाती थी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता था बट गिल्ट नहीं होता था. Definitely stress but not guilt. That's the thing. I think if we are doing anything we have to be guilt free. Else we cannot succeed neither at home, neither at workplace. इसमें ये तो ऐसा सोचना भी stupid है कि ये सब मैंने खुद अकेले किया. Without a support of family and things at clinic, it is impossible to achieve this. My mother-in-law, my parents, they took good care of my children. मुझे उस तरह से कोई टेंशन नहीं होती थी. So they were a huge support system. और साथ में ही आई थिंक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था मेरे नैनीज, मेरे बच्चों की नैनीज एंड मेड्स. बिना उनके तो इम्पॉसिबल होता ये करना. And that is, I think, you're fortunate enough that you got a good nanny. That's again a very challenging for them. शालीमार टाउनशिप में रहने के कुछ फायदे होते हैं. So we do get good household helps. तो उन्होंने जो सपोर्ट दिया ना उस वजह से मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाई, छोटे मोटे काम से फुर्सत निकाल के कर पाई. So I think 3 years back मैंने डॉक्टर तोमर को सजेस्ट किया कि let us मतलब I would want to thank these people who have contributed so heavily in my career. This is one of them. तो हम लोग एक मेड ऑफ ऑनर नाम का प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसमें जो भी मेड ऑफ ऑनर. सो मैं हर साल इनफैक्ट इनमो का प्लेटफॉर्म ही यूज करती हूँ. तो मैं चाहती हूँ देखिए क्या होता है कि मेड्स तक ये खबर डायरेक्टली नहीं जाती. हम फ्री ऑफ कॉस्ट IVF, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट IVF करते हैं. जो भी डिजर्विंग मेड होती है, बहुत सारी फीमेल्स हमें कॉन्टैक्ट करती है. इनमो के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं रीच करती हूँ उन्हें. तो all they just have to do is just talk to us and हमारा गूगल करेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा. आप जस्ट हमें मैसेज करिए कि यू हैव अ हाउसहोल्ड हेल्प, जेन्युइन हाउसहोल्ड हेल्प जो कोई हो और उन्हें जेन्युइनली ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीट करते हैं. Yes. So tell me about more about this program, whereas कि household maid I think around July August मेरे बच्चों के बर्थडे के अराउंड मैं इसको लॉन्च करवाती हूँ. Okay. Yes, and we it will be like completely free of cost रहता है. उनको कुछ भी नहीं खर्च करना. ये कैटेगरी जो होता है ना, जो स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी होता है, उनमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं. IVF को लेके भी मिसकंसेप्शंस हैं इन जनरल बहुत सारे. तो इसलिए मैं इन्वॉल्व करती हूँ उन फीमेल्स को जिनके घर में काम करते हैं ताकि आप उन्हें समझा सको. वो दीदी ये समझा लीजिए तो यू कैन एक्सप्लेन टू देम. तो आप बस हमें कांटेक्ट करिए, आप हमें उनके डिटेल्स दीजिए, ब्रिंग देम टू द क्लिनिक और सेंड देम टू द क्लिनिक एंड वी हैंडल रेस्ट ऑफ द थिंग्स. दैट्स वंडरफुल. काफी आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन काफी लोगों के लिए जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक अगर किसी को भी फ्री ट्रीटमेंट की जरूरत है तो दे कैन कांटेक्ट यू. यस.
So Doyle, tell me something about embryology now. Like, you know, how fulfilling it as a career. Like, if someone wants to make a career, because you already, you know, took a big decision and you're doing it very successfully. So now, like, how we can? It is very make it as a fulfilling and very satisfying. Yeah. Yes, I mean even if मैं दोपहर के 2 बजे नहीं लौटती और पूरा दिन भी spend करती तो equally satisfying होता because you know the ability to impact somebody's life is so great. You can develop 20,000 softwares and still not be able to impact somebody's life, but you know जब इतने मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स और इतनी एज हो जाती है वो लोग आके कंसीव करते हैं ऑल्सो द स्माइल ऑन देयर फेस एंड द सैटिस्फैक्शन कई लोग पैर छू के भी जाते हैं तो बहुत इट्स रियली वेरी सैटिस्फाइंग Yeah. So do you like if young girls wants to become an embryologist, so what should they do? How can they? लेकिन 2 टाइप के करियर पाथ होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में एक होता है you know you do an MBBS you be a doctor and you can do a fellowship program in clinical embryology After MBBS, yes you can do in fact fellowship program आप MD के बाद भी कर सकते हैं Okay, so like there's no need of, you know, being in a some particular, you have to take science only, biology, something like that. या MBBS डॉक्टर जब आप करते हैं तो डॉक्टरी करने के बाद कई लोग जैसे स्पेसिफिकली MD MS करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं तो उस मास्टर्स प्रोग्राम में आप क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ सकते हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं फेलोशिप प्रोग्राम्स आउटसाइड इंडिया भी है इंडिया में भी है एक ये होता है थ्रू आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर जो दूसरा करियर पाथ होता है वो होता है जब आप मास्टर्स इन लाइफ साइंस स्पेसिफिकली क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में अगर आपने किया है आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफर करते हैं आज से 7-8 साल पहले नहीं था पर अभी काफ़ी सारे हैं मुंबई में है मैसूर में है बेंगलुरु में है तो आप मास्टर्स इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी करके किसी आईवीएफ लैब को ज्वाइन कर सकते हैं या एक थर्ड तरीका है कि अगर आपने मान लीजिए क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी नहीं किया है लेकिन आपने मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी या कोई और चीज़ में करी है लाइफ साइंसेस का ये जो पार्ट है तो उसमें आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होती हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक स्किल सेट सिखाया जाता है जो एम्ब्रियोलॉजी लैब में परफॉर्म होता है आप वो करके फिर किसी आईवीएफ लैब में अप्लाई कर सकते हैं So जिस सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हो आप इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन के लिए आप इस तरह का कोई ट्रेनिंग देते हैं Well, स्पेसिफिक कोर्स एक्चुअली वी डोंट प्रोवाइड हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है Okay. कि जहाँ हम यू नो ऑन रेगुलर बेसिस बैचेस करें ट्रेनिंग के एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए यू नो मंथ ऑन मंथ बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स आते हैं हमारे पास जो स्पेसिफिक स्किल सेट सीखना चाहते हैं तो उनके लिए हम ज़रूर एक बिल्कुल ही पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोटोकॉल देते हुए प्रोग्राम सेट करते हैं और उनको हम ट्रेन करते हैं ना नहीं बोलते बनता क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सिखाया होता तो मैं भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं बनती तो इसलिए हम जो ऐसे ट्रेनिंग्स होते हैं जो 1-on-1 ट्रेनिंग चाहते हैं यस we do take सर्टिफिकेशन कोर्स ही कराते हैं बट 1-on-1 इन जनरल हम बैचेस में नहीं कराते 1-on-1 कराते हैं ट्रेनिंग और उसके लिए वो हमें क्लिनिक के थ्रू कांटेक्ट करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स भी कांटेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को ये देखना है सीखना है तो कैसे करना है तो हम 1 to 3 वीक्स तक लास्ट करता है बट बेसिक्स होना चाहिए प्री रिक्विजिट लेवल होना चाहिए उसके बाद ये सर्टिफिकेशन कराया जाता है yes. So tell me about the most satisfying moment as being an embryologist. Okay. Most satisfying. I think जब कोई मल्टीपल रिपीटेड आईवीएफ फेलियर के पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास यू नो फाइल आती है पेशेंट की एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास तो पेशेंट नहीं आते उनकी फाइल आती है तो जब वो फाइल में हम देखते हैं कि 2 साइकिल आईवीएफ हो चुका है फेल हो चुका है आईवीएफ तो हम सारा सब कुछ यू नो बाकायदा मीटिंग होती है बिटवीन आस एंड डॉक्टर गजेंद्र तोमर जो क्लिनिशियन है उनके साथ कि इनका पहले क्या प्रोटोकॉल यूज हुआ था आगे क्या कर सकते हैं क्या चीज़ डिफरेंट कर सकते हैं या सेम चीज़ ही दोबारा कैसे बेटर कर सकते हैं सो ऐसा होता है इसके बाद कोई आईवीएफ साइकिल जब हम फॉलो करते हैं उस पेशेंट को पता नहीं रहता कि हमारे मन में सब रहता है कि ये वो पेशेंट है हमें पता रहता है तो हम फाइल से पहचान जाते हैं तो उसके बाद जब फॉलो की पूरी आईवीएफ साइकिल होती है एंड दोस पीपल यू नो पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है यू नो एक्चुअली पेशेंट को ये भी नहीं पता लगता हम इतने खुश हो जाते हैं विद इन द स्टाफ ही खुश हो जाते हैं बहुत अच्छा लगता है That must be very beautiful feeling, you know. yes it's very much And what about the most disheartening moment?
अगेन वही पेशेंट सेंट्रिक, सब कुछ अच्छा है पेशेंट का, मतलब हमने एग्स अच्छे बन, फॉलिकल्स अच्छे बन गए, उनका एंडोमेट्रियम अच्छा है, बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस्ट बना है, उसको ट्रांसफर किया है, येट द पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट। तो बहुत डिसहार्टनिंग लगता है एट टाइम्स, मतलब विश्वास नहीं होगा, आई डू लूज माई स्लीप ओवर इट। कुछ दिन रात को कोई भी स्पेसिफिक केसेस ना दिमाग में रह जाते हैं, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग लगता है, बहुत बुरा लगता है। So from your experience as an embryologist, do you want to share anything with young women who are planning to start their career, their family? Sorry. Okay. Any- आई थिंक एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हाँ ये जरूरी है कि एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम लोग गैमीट्स को, हर उनके बॉडी के सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, इसलिए हम सेलुलर लेवल पे बता सकते हैं कि काफी कुछ क्या चल रहा होगा। तो नंबर वन, यू कैन नॉट बीट द बायोलॉजिकल क्लॉक, कितनी कोशिश कर लो आप नहीं कर सकते। सो ट्राई एंड प्लान अ बिट अर्ली। जैसे हम सब जानते हैं कि 30s के बाद हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, so if you can then please plan early, and if you due to whatever Before you're reasons, like early 30s में plan Early 30s कर ही लेना चाहिए, easier What होता about है। like 35 plus? 35 प्लस में वो यही मैं बता रही हूँ कि अगर आपको वेट करना है कि आप 30s में नहीं करना चाहिए 30, तो एटलीस्ट एक ऑनेस्ट असेसमेंट होना चाहिए आपके पास, आपके ओवेरियन रिजर्व का सिंपल टेस्ट्स होती हैं, वो असेसमेंट करवा लो, पता कर लो कि वेयर डू यू स्टैंड। अगर आपको पता है एटलीस्ट कुछ असेसमेंट के बेस पे यू नो इन्फॉर्म डिसीजन लेना इज बेटर देन अंधाधुन आप प्लान नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, यस एंड 38 39 हो गए, फिर बोले कि अब हमें बेबी चाहिए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन आपको लेना चाहिए। फिर सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लॉक पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अभी वेट पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए। यस, क्योंकि जो ओबेसिटी या ओवरवेट होना, इससे सेल्यूलर लेवल पे फर्क पड़ता है, पूरा प्रोसेस जो है फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, बहुत सारा फर्क पड़ता है, बहुत सारे स्टडीज हैं जो बताते हैं क्वालिटी ऑफ गैमीट्स अफेक्ट होती है, आईवीएफ साइकिल का सक्सेस रेट भी उस हिसाब से होता है, अगर आप ओवरवेट हैं तो उसका सक्सेस रेट कम होगा, लो होगा। तो आप अपने वेट का कंट्रोल करने की कोशिश करिए, यू नो जस्ट eat and live healthy, abuse मत करिए अपने सिस्टम को। Yes, and exercise बिना तो बहुत ही मुश्किल है। And lastly शायद यही कि अगर हर सेल, हर oocyte जो होता है एक डिफरेंट होता है जेनेटिकली आपके दूसरे एग से, तभी तो हमारे बच्चे सेम टू सेम कार्बन कॉपी नहीं होते, राइट? तो इसलिए एक बार आपका कोई आईवीएफ साइकिल अगर फेल हुआ है, दैट डजंट मीन कि आपका दोबारा भी फेल होगा, ठीक है? तो इसलिए डिसहार्टन मत होइए, और इफ यू कैन फाइनेंशियली मैनेज इट, और आपको एक सेकंड ट्रायल या यू नो यू शुड ट्राई अगेन, बिकॉज रिजल्ट सेम हो जरूरी नहीं है। And we should like keep trying and हाँ, मतलब नेचुरली कीप ट्राइंग, वो आप we जब should take रिलेशन care से of our मिलेंगे, diet, exercise, weight जनरल management, all the things. Yeah, हाँ, it's important. yeah. So, any other advice to all the mothers out there who who want to start over their careers after a break? Anything? Because your career. Yeah, I think I've seen it all. Stay at home Yes. mom, then initially different career, Engineer, and nice. yes, faith is very important. You know, as mothers क्या होता है कि जब आप घर पे रहते हो ब्रेक लेने के बाद, तो we lose confidence. हमें confidence की काफी कमी हो जाती है. We start doubting our abilities. We start putting guilt to everything that we do. ये घर से निकलेंगे तो बच्चा रो रहा है, सो रहा है, whatever. We start doing. It's a motherly instinct जिस वजह से हम ये करते हैं, और बहुत self doubt रहता है. So ऐसे में जरूरी है कि कुछ भी करने से पहले इधर आपका खुद का वो डाउट नहीं होना चाहिए, आपको फेथ अपनी एबिलिटीज में होनी चाहिए, और अगर आपको अपने एबिलिटीज में फेथ आप लूज कर चुके हैं, तो एटलीस्ट बी विद समबडी हु हैज एबिलिटी इन योर फेथ. इट कुड बी योर हस्बैंड, योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी, कोई भी हो सकता है. तो वो कंपनी बहुत मैटर करती है. तो उनके साथ है कि जो फेथ है ना अपने एबिलिटीज पे, उसको रीगेन करना जरूरी है, और सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए. सेकेंडली इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपने टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने फ्यूचरिस्टिक गोल के टूवर्ड्स. जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर आपको दिन में 2 घंटे का समय चाहिए कोई प्रोफेशनल कोर्स, मे बी कोई सर्टिफिकेशन या कोई पढ़ाई, कोई डिग्री, कुछ भी करने के लिए,
उसके लिए आपको 2 घंटे का समय चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है घर के छोटे मोटे कामकाज की वजह से, तो आप डेलीगेट करना सीखिए। आप पता करिए कि इनसे कौन से काम डेलीगेट से कपड़े रेडी करना, डस्टिंग करना, स्टार्ट डेलीगेटिंग टू टास्क। पर एक मेड रखिए उन 2 घंटे के लिए फ्री होने के लिए। लेस प्रोडक्टिव काम आप आप किसी और को आप डेलीगेट कर सकते हैं। और वो जो अमाउंट आप उस पर स्पेंड करेंगे उस मेड को हायर करने में, ताकि आप 2 घंटे के लिए फ्री हो सके, उसको इन्वेस्टमेंट समझिए अपने करियर का। डोंट कीप ऑन थिंकिंग कि इतना खर्चा हो रहा है अभी। आप फ्यूचरिस्टिक सोचिए कि ये इन्वेस्टमेंट आप जो करेंगे ना, इसका रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड किसी भी उससे फार बेटर मिलेगा। सो आप वो करिए। और मे बी वन मोर एडवाइस इज कि प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीज़ों को। जैसे जब आप डेलीगेट कर रहे हैं टास्क को, और सिंपल एग्जांपल, आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है यानी होम ट्यूटर रखना वर्सेस कुक रखना घर खाना बनाने के लिए, तो मे बी इट मेक्स मोर सेंस टू एम्प्लॉय अ कुक एंड ट्यूटरिंग आप खुद कर सकते हैं। सिचुएशनली सबके लिए डिफरेंट होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो यू हैव टू डिसाइड टू योर एबिलिटीज कि क्या चीज़ आप डेलीगेट करना चाहती हैं और क्या चीज़ आप खुद करना चाहती हैं। एंड नेवर हैव दैट गिल्ट, कि वो एक बैक ऑफ द माइंड जो गिल्ट रहता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा रहता है। वो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, mothers who have been like sending them to some daycare, so they always have that guilt that मेरा बच्चा daycare जा रहा है and I am working here. So I think they have to be very guilt free। और ये इंडिविजुअल डिसीजन है। देखिए, कोई इंडिविजुअल घर रह के, it doesn't mean कि people who are stay at home moms, they are not doing a great job, and if you're happy doing it, more than fine, but you don't be the one to point a finger on somebody else। मतलब हम एज विमेन हमको यही करना चाहिए, भाई आप घर पे बच्चों का ध्यान रख के खुश हो तो गुड फॉर यू, एंड आई एम रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट। सो इफ somebody else is stepping out by arranging everything, so just be respectful of that. That is the only thing that I would want to say. So it was wonderful having you with us, and it was such a great session, and we are really looking forward to listen to you in future as well. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you. Bye. Bye.